नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है माँ। दोस्तों, ये जो कहानी है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है और इसके जो लेखक है वो ईश्वर पेटलीकर है। और इस कहानी के जो अनुवादक है, मतलब कि इस कहानी को जिसने हिंदी में अनुवाद किया है, उसका नाम है गोपाल दास नागर। अब देखो, ईश्वर पेटलीकर ने कई कहानियां लिखी हुई है, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है। इसके अलावा एक उपन्यास भी लोकप्रिय है जिसका नाम है काला पानी। अब देखो, ये कहानी है एक परिवार की और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है मंगू। मंगू एक 12 साल की लड़की है जो जन्म के समय से ही पागल है और गूंगी भी है। मंगू को इतना भी पता नहीं है कि कहाँ टॉयलेट जाना है, कहाँ पेशाब करना है, क्या खाना है और क्या पहनना है। इसके बावजूद भी मंगू की माँ उसे बचपन से पाल रही है। मंगू का 2 सबसे बड़ा भाई भी है जिनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहते हैं और कमाते हैं। इसके अलावा मंगू की एक बहन भी है जो मंगू से बड़ी है और उसका नाम कम्मू है और उनकी भी शादी हो चुकी है। अब देखो, जो मंगू की माँ है वो मंगू से बहुत प्यार करती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मंगू की माँ अपने दूसरे बच्चों से प्यार नहीं करती। मंगू की माँ अपने सभी बच्चों से प्यार करती है, लेकिन मंगू से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, जिसके चलते मंगू की भाभियों और मंगू की बहन कम्मू को ज्यादा दिक्कत है। यहाँ तक कि कम्मू कभी कभी अपनी माँ को ताना भी मार देती है कि तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने मंगू को पागल बना दिया है। यहाँ तक कि जानवरों को भी पता होता है कि कहाँ पैखाना पेशाब करना है और कहाँ नहीं, लेकिन इस 12 साल की लड़की को पता नहीं। चाहे जितनी भी पागल हो, गूंगी हो, लेकिन बहरी तो नहीं है, हमारी बातें तो सुन सकती है। अगर भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये सब बातें सुनकर माँ रोने लगती है, क्योंकि मंगू जैसी भी थी, माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो गांव के लोग थे और जो मंगू का भाई था, वो माँ जी से कहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो। लेकिन जो माँ जी थी वो अस्पताल को गौशाला समझती थी, क्योंकि माँ जी का कहना था कि अस्पताल में किसी का ध्यान सही से नहीं रखा जाता है। मंगू मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तो हम पूरा परिवार मिलकर जब इसका ध्यान नहीं रख सकते तो वो अस्पताल के लोग इसका ध्यान क्या ही रखेंगे। लेकिन जो कम्मू थी वो माँ जी से कहती थी, चाहे अस्पताल गौशाला ही क्यों न हो, हम वहाँ पर मंगू को भर्ती कर देंगे। अगर मंगू मर भी गई तो हमें उनसे छुटकारा तो मिल जाएगा। कहीं न कहीं माँ जी भी मंगू की मौत को छुटकारा मानती थी, लेकिन माँ जी का कहना था कि मौत प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, न कि लापरवाही की वजह से। अब ऐसा भी नहीं था कि माँ जी मंगू का इलाज नहीं करवाती थी। वो गांव में जितने भी दवा बेचने वाले आते थे उनसे दवा लेकर मंगू को खिलाती थी, क्योंकि माँ जी का मानना था कि 1000 उपचार करने से एक तो लग ही जाएगा। इसके अलावा किसी ज्योतिषी ने भी माँ जी को कहा था कि आने वाले अगहन का महीना श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है कि मंगू ठीक हो जाए। अब माँ जी अगहन महीने का इंतजार करने लगती है और अगहन महीने को आराध्य देव मानने लगती है, क्योंकि मंगू का जन्म अगहन महीने में ही हुआ था और इस आने वाले अगहन महीने में मंगू 14 साल की हो जाएगी। तो माँ जी को पूरी उम्मीद थी कि मंगू इस आने वाले अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। अब माँ जी मन ही मन सोचती है कि मंगू अगर आने वाले अगहन महीने में ठीक हो जाएगी और 14 साल की भी हो जाएगी तो मंगू की शादी धूमधाम से कर दूंगी, क्योंकि कम्मू की शादी भी माँ जी ने 14 वर्ष में ही की थी। अब देखो, धीरे धीरे समय बीतता है और अगहन का महीना आ जाता है, लेकिन मंगू ठीक नहीं होती है। उल्टा उसी गांव की एक लड़की कुसुम, जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वो पागल हो जाती है। कुसुम भी मंगू की तरह ही बन गई थी, उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहता था। लेकिन कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुसुम 3 महीने में ठीक होकर घर वापस आ गई। कुसुम अब पहले की तरह ही ठीक थी। ये बातें सुनकर पूरे गांव वाले कुसुम को देखने उसके घर आते हैं। यहाँ तक कि माँ जी भी कुसुम को देखने आई हुई थी। जब गांव के लोगों ने कुसुम को ठीक ठाक देखा तो सभी लोग माँ जी को सलाह देने लगे कि मंगू को भी आप अस्पताल में भर्ती करवा दो, मंगू भी ठीक हो जाएगी। ये बातें सुनकर माँ जी ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और माँ जी भी अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन माँ जी ने कुसुम को अपने घर बुलाया और कुसुम से अस्पताल के बारे में पूछती है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, सही से ध्यान रखा जाता है कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब कुसुम देती है और जवाब सुनकर माँ जी को एक नई उम्मीद मिली कि क्या पता मंगू अस्पताल जाकर ठीक हो जाए। अब माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने का निर्णय लिया और उसने अपने बड़े बेटे को घर आने के लिए चिट्ठी लिखवाया। अब पूरे दिन माँ जी के मन में यही बातें चलती रहती कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाऊं कि नहीं।
क्योंकि अभी ठंड का महीना है, शायद मंगू को अस्पताल में दिक्कत होगी। और ये बातें सोचते सोचते माँ जी की आंखों से आंसू आने लगती है। माँ जी को अब लगने लगता है कि उसने अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखकर भूल कर दी। लेकिन अगले दिन बड़ा बेटा घर आ जाता है और अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाकर ऑर्डर भी ले आता है। अब मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने की तैयारी होने लगती है। अस्पताल दूर था तो ट्रेन से जाना पड़ता, तो मंगू, माँ जी और उसका बड़ा बेटा रेलवे स्टेशन जाते हैं बैलगाड़ी में बैठकर। वो लोग वहां पर ट्रेन में बैठ जाते हैं। मंगू पागल थी, ये बातें ट्रेन के अंदर कुछ लोगों को पता चल जाता है, तो वो लोग मंगू का मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग मंगू के बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। ये सब बातें सुनकर माँ जी को लगा कि घर वापस चलते हैं, लेकिन माँ जी ने अपने बड़े बेटे के डर के चलते कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अस्पताल आ जाता है। माँ जी और उनका बेटा मंगू को लेकर अस्पताल में जाते हैं। वहाँ पर कुछ नर्स, मेट्रन और डॉक्टर आ जाते हैं। माँ जी उन लोगों को मंगू के बारे में बताने लगती है कि मंगू को टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहती है। रात को ये कपड़े खराब कर लेती है। कोई इसे खाना नहीं दिलाए तो ये खाती भी नहीं है। रात में इसे जलती रोशनी में नींद नहीं आती है। ये सब बातें करते करते माँ जी की आंखों से आंसू आने लगती है। लेकिन वहाँ की जो नर्स और मेट्रन थी वो माँ जी को बताती है कि हम लोग इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। रात को 4-5 बार जांच करेंगे, इसे हम समय पर खाना खिलाएंगे और जब किसी को नींद नहीं आती है तो उसे नींद की दवा दी जाती है। लेकिन माँ जी वहाँ पर कुछ लोगों को आपस में लड़ते देखते हैं, जिनके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं। और ये बातें माँ जी ने नर्स से बताई, तो नर्स ने माँ जी से कहा कि जो उपद्रवी मरीज होते हैं उसे अलग कमरों में रखा जाता है। अब माँ जी के घर जाने का समय हो रहा था और माँ जी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ये देखकर मंगू, उसके बड़े बेटे और वहाँ पर खड़े नर्स, मेट्रन और डॉक्टर के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो नर्स, मेट्रन और डॉक्टर थे उसने आज तक किसी पागल का ऐसा परिजन नहीं देखा था जो पागल के लिए इतना रोया हो। माँ जी रोते हुए जैसे तैसे अस्पताल से बाहर आई और अपने बेटे के साथ ट्रेन में बैठकर घर वापस आ गई। घर वापस आते आते रात के लगभग 11:15 बज चुके थे। माँ जी के जो पड़ोसी थे उसने खाना बनाकर रखा था, लेकिन माँ जी ने खाना नहीं खाया और वो सोने चली गई और उसका बेटा भी बाहर के बरामदे पर सोने चला गया। लेकिन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। माँ जी बिस्तर पर लेटे लेटे मंगू के ही बारे में सोच रही थी और रो भी रही थी, क्योंकि आज पहली बार माँ जी के बिस्तर पर मंगू नहीं थी। मंगू के बिना माँ जी को नींद भी नहीं आ रही थी और माँ जी मंगू को सोचकर, याद करके रो रही थी। उधर जो बड़ा बेटा था वो भी मंगू को सोचकर रो रहा था और माँ जी की रोने की सिसकियों को सुनकर उसके भी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। थोड़े देर बाद माँ जी की रोने की सिसकियाँ आना बंद हो गई और वह शांत पड़ गई थी। शायद माँ जी अब सो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह चक्की चल रही थी। कुछ मथने का मधुर आवाज़ गूंज रहा था और उसी मधुर आवाज़ में एक चीख सुनाई दी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। और ये जो चीख थी वो माँ जी की थी। ये चीख सुनकर गांव के लोग माँ जी के पास आते हैं और उसका बड़ा बेटा जो चारपाई पे लेटा हुआ था वो भी दौड़कर आया और सभी लोगों ने देखा कि अब माँ जी भी मंगू की तरह पागल हो गई है। शायद माँ जी ने पूरी रात मंगू को इतना ज़्यादा याद किया होगा कि बेटी की याद में वो भी पागल हो गई। इस कहानी को सुनने के बाद या आपको बताने के बाद मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, रिस्पेक्ट योर मदर। और हाँ यार, इस कहानी की भी यहाँ पर सैड एंडिंग हुई, तो आप लोग कमेंट में लव यू माँ लिख देना। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।